आज का टॉपिक है नाग धातु। ये धातु वर्ग के अंतर्गत आने वाली अगली धातु है। इससे पहले हमने लोह धातु जो है उसके बारे में पढ़ा था। नाग धातु है, इसको हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाग यानी कि इसको यहाँ पर लेड बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं। इसका जो परमाणु भार है यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 207.22 है और जो काठिन्य है इसका 1.5 होता है। जो नाग धातु है इसको हम शीशा भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको अभी बताया मैंने लेड बोलते हैं। लैटिन में इसमें प्लबम है और सिंबल इसका पीबी को वो करते हैं। जो नाग धातु है, अभी हमने इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसके अंदर पूती लोह के बारे में बताया था। तो नाग धातु जो है उसी पूती लोह में से एक धातु है। जो पूती लोह है जो 3 बताए गए थे, नाग, वंग और यशद। तो पूती लोह क्यों है इसके बारे में भी बताया जा चुका था पहले, एक बार फिर इसमें बता रहे हैं। यानी कि पूती लोह वह धातु होती है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या होती है वो पिघल जाती है और इसमें से बहुत बुरी गंध आती है। जो गंध होती है वो में जैसे सल्फर जैसे गंधक की जैसी गंध होती है, उस तरीके की गंध होती है। तो इसीलिए क्या है, पूती इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि पूती मतलब पूती के समान गंध आना। और क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पर ये पिघल जाती है, इसीलिए भी इनको पूती लोह कहा गया है। तो इस तरीके से क्या है, इसी कारण इस धातु को पूती जो लोह है उस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। जो धातु जो वर्ग है उसके जो भेद थे, उन भेद में एक पूती लोह भी भेद था जिसमें से कि नाग धातु आती है। इसके जो पर्याय हैं, नाग जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नाग तो उसी से ही संबंधित इसके पर्याय होंगे। और लेड है क्योंकि इसको शीशा कहते हैं और उससे रिलेटेड जैसे कि शीशक हो गया, शीशक हो गया, शीश, नागक, वब्र, भुजंग यानी कि नाग का पर्याय हो गया एक तरीके से, कुवंग है, कुरंग है, और सिंदूर कारण क्योंकि इसे सिंदूर बनाया जाता है इसलिए इसको ये सिंदूर कारण की तरह होगा। आशी, विष, तो ये इस तरीके से इसके पर्याय बताए गए हैं। इसका जो परिचय है मतलब क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जो नाग है, लेड है, जब हम इसको खुली हवा में या पानी में इसको रखते हैं तो ये क्या है, नो ट्रस्ट, मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको लंबे समय तक हवा में ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है तो ये कैसी गिरे कण की हो जाती है। मतलब वैसे तो नॉर्मली थोड़ी देर के लिए रखे तो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर लंबे समय तक पड़ी रहे तो कैसा, ये एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके ये ग्रे कलर का हो जाता है, यानी कि PbO इस तरीके से ये बनता है। वर्षा के जल में भी क्या है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसका जो मेन जो मिनरल है वो गैलेना होता है। गैलेना यानी कि लेड सल्फाइड इसको हम बोलते हैं। तो ये इसी तरीके से क्या है, इससे जो बनता है, इसमें सल्फर युक्त या गंधक युक्त जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें लेड जो होता है उसकी गंधक से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, गैलेना बनाता है। श्वेत वर्ण की क्या है, ये भारी धातु होती है, मृदु हैवी होगी, लेकिन क्या होगी, बहुत ही सॉफ्ट धातु होती है। इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर हम इससे नाखून से इस पे निशान बनाए या इसको दबाए तो वो क्या है, उसका निशान आराम से इस पे पड़ जाता है। और क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, हथेली या कागज पे जब हम इसको रगड़ा जाता है तो ये कैसे काले बन की रेखा या कुछ काले रंग का जो निशान है उस तरीके से देता है, जैसे कि पेंसिल से रेखा हम खींचते हैं। आघात वर्धनीय होता है, यानी कि जब हम इस पर आघात करते हैं तो ये अपना जो स्वरूप है वो चेंज कर लेता है। इसीलिए क्या है, इसीलिए इसके आघात वर्धनीय गुण के कारण इससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि पानी के पाइप बनते हैं, बंदूक की गोलियां बनेंगी और सिंदूर बनाया जाता है। ये अभी मैंने पहले भी बताया है। तो ये इस तरीके से जो लेड है बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होती है और विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य हैं या विभिन्न प्रकार की जो सामग्री हैं, चीजें हैं, वो इससे बनाई जाती है। ये मुख्य रूप से क्या है, खनिज रूप में ही जो लेड है कभी भी मुक्तावस्था में नहीं मिलता है, खनिज रूप में ही लेड की प्राप्ति होती है। इसका जो मेन खनिज होता है वो गैलेना होता है, यानी कि लेड सल्फाइड इसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी सबसे ज्यादा मात्रा इसमें इसी की होती है। इसके अलावा और भी खनिज हैं इसके, जैसे कि इसको सैरुसाइट हो गया, यानी कि सैरुसाइट कार्बोनेट हुआ, PbCO3 या इसको लेड कार्बोनेट भी बोलते हैं। एंग्लेसाइट हो गया,
यानी कि PbSO4 लेड सल्फाइड, मैट कोलाइट हो गया, PbClF लेड क्लोराइड, लिथार्ज है यानी कि PbO लेड ऑक्साइड। लिथार्ज के बारे में हम पहले भी महारस उपस में इसको पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरीके से जो विभिन्न खनिज हैं लेड के बताए गए हैं। कहाँ से मिलता है ये? भारत में ये हाँ राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान की जो आबू की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके वहां से तारागढ़ है, या इसके अलावा पंजाब में, झारखंड में, बिहार में, कश्मीर में और तमिलनाडु में ये मिलता है। विदेशों की अगर बात करी जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, मैक्सिको और बर्मा आदि इन जगहों पर जो है ये पाया जाता है। जो लेड है ये मुख्य रूप से इसके दो भेद बताए गए हैं, एक कुमार नाग होता है और एक समल होता है। तो जो कुमार होता है यही श्रेष्ठ बताया गया है, और रस कार्यों में या रस औषधि के रूप में जो कुमार वाला जो भेद है उसी को ही हम प्रयोग में करते हैं, और जो समल है वो त्याज्य एक तरीके से बताया गया है। तो अब इसमें से भी जो कुमार वाला हम ले रहे हैं वो भी किस तरीके का होना चाहिए, मतलब वो कैसा ग्राह्य होना चाहिए? तो वो ग्राह्य होना चाहिए कैसा? अग्नि पर शीघ्र द्रवित होने वाला, क्योंकि यही तो पूती लोगों की खास बात है। दूसरा, भारयुक्त होना चाहिए, और जब हम इसको काटते हैं तो काटने पर अंदर से कैसा? कृष्ण वर्ण का दिखाई देना चाहिए, चमकदार और दुर्गंधित है, ये भी पूती लोगों की खास बात है। और इसके अतिरिक्त क्या है? बाहर से जब हम इसको देखेंगे तो काला, जैसे नाक होता है काला, उस वर्ण का दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये इसके लक्षण हो गए। कौन कौन से हो गए? शीघ्र द्रवित होने वाला होता है, दुर्गंधित होना चाहिए, भारयुक्त होना चाहिए, और काटने पर अंदर से कृष्ण वर्ण सा और बाहर से भी काला, मतलब काले नाक की तरह जो है दिखाई देना चाहिए, और चमकदार क्यों? क्योंकि धातुओं की एक खास बात होती है कि उनके अंदर चमक होती है, और क्या होती है? भारी। ये दो मेन तो इसके धातुओं के गुण होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो ग्राह्य नाग है ये उसके लक्षण बताए गए हैं। अग्राह्य क्या होगा? जो जस्ट इसके विपरीत लक्षणों वाला होगा, जैसे कि क्या होगा? बाहर से भी श्वेत दिखाई देना होगा, और क्या होगा? भारहीन होगा, काटने पर कैसा होगा? चमक रहित होगा, और अन्य धातुओं से मिश्रित यानी कि मलिन, मतलब जो उसका नेचुरल कलर है वो नहीं होगा। क्या होगा? देर से द्रवित होने वाला। जो नाग धातु है ये कैसा होता है? ये त्याज्य बताया गया है। तो एक तरीके से क्या हो गया? जो नाग है अगर हम इसका अशुद्ध रूप में सेवन करेंगे तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? प्रमेय। अशुद्ध रूप में कैसे? मतलब भस्म रहे। अशुद्ध नाग का शोधन किए बिना ही उससे अगर भस्म तैयार कर ले, अगर उस भस्म को सेवन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? प्रमेय होगा, क्षय होगा, यानी कि डायबिटीज है, क्षय हो गया, यानी कि शरीर दुबला पतला या इम्यूनिटी वीक होना, कामला, जॉन्डिस ऐसे रोग हो जाते हैं। शरीर की कांति का नाश हो जाएगा। त्वचा संबंधी रोग जैसे कुष्ठ है, क्लास है। इसके अतिरिक्त क्या है? संधि वेदना हो जाएगी, पक्षवध हो गया यानी कि पैरालाइसिस हो गया, गुल्म है, प्रमेय, आना पेट जैसे फूले जैसा रहना, मतलब इंडाइजेशन जैसी दिक्कत, इन्फ्लामेशन है, फिस्टुला हो गया यानी कि भगंदर है, अग्निमांद्र है, अग्निमंद हो जाएगी, अंशशोथ है यानी कि कंधों में या वहां पर क्या है? शोथ होना, पीड़ा होना, बाहुओं में आक्रमता, बाहु एक ऐसी होंगी थकी थकी सी लगेगी, या मतलब उसमें भी एक तरीके से क्या है? पैरालिसिस वाली कंडीशन, उदर शूल, पेट दर्द आदि इस तरीके के जो अनेक रोग होते हैं वो अशुद्ध नाग के सेवन करने से उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए नाग को क्या है? भली प्रकार से शोधन करके ही इसका मारण करना चाहिए। तो अब हम इसके शोधन के लिए क्या करेंगे? नाग का जो शोधन है वो मेन किससे है? निर्गुंडी सोरस से करते हैं। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नाग शोधन द्रव्य क्या होगा? नाग है तो ना से ही क्या बना? निर्गुंडी, यानी कि निर्गुंडी सोरस में। दूसरा क्या है? हम चूर्णोदक से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है? जब निर्गुंडी, इसमें क्या करना है? हम एक पिठर यंत्र होता है, पिठर यंत्र ऐसे समझ लीजिए कि एक मटका टाइप होता है और उसके ऊपर क्या है? छिद्र युक्त ढक्कन होता है, तो इसी को ही क्या कहा गया है? पिठर यंत्र बोल दिया गया है। तो हम जो निर्गुंडी सोरस है उसको इस पिठर यंत्र में भर देंगे। फिर जो नाग धातु है इसको क्या करना है? किसी लोहदार भी, अगर हम छोटे लेवल पे बना करके प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो इसको किसी कलछी में या उसमें नाग धातु को रख करके इसको कोयले की आंच पे या क्या है नाग धातु को पिघला लेंगे, क्योंकि शीघ्रता से तो द्रवित हो ही जाएगी। फिर इसको पिघला करके
जो ये जो पिठर यंत्र है, पिठर यंत्र में जो रखा हुआ जो निर्गुंडी सोरस है, इस पिघली हुई धातु को उसमें जो छिद्र युक्त जो पिधानक था, पिधानक मतलब ढक्का, जो छिद्र युक्त जो पिधानक था उसमें से किसमें, पिठर यंत्र के अंदर उसको डाल देंगे, यानी कि पिघली हुई नाग धातु को। तो इस तरीके से क्या होगा, जो नाग धातु है वो निर्गुंडी सोरस में उसको बुझा देते हैं। तो बुझाने से क्या हो जाएगी, नाग धातु शुद्ध हो जाएगी। यही प्रक्रिया सेम क्या करना है 7 बार। अब ये जो इसमें डाल दी है, अब इस धातु को, यानी कि ये जो पिघली हुई नाग धातु को जो हम निर्गुंडी सोरस में डालेंगे, अब उसको निर्गुंडी सोरस को गिरा करके जो बुझी हुई नाग धातु है उसको निकाल करके पानी से धुल करके इसको क्या करना है, फिर से हम एक कलछी में फिर से पिघलाएंगे और फिर से क्या है, निर्गुंडी सोरस में हम रक्त तप्त करके या पिघला करके उसमें बुझाते हैं। और इस बार जो निर्गुंडी सोरस है फिर से हम दूसरा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से जो है यही प्रक्रिया 7 बार दोहराने से क्या हो जाएगा, नाग का शोधन हो जाएगा। इसकी जो दूसरी विधि है उसमें क्या लेना है, सेम प्रक्रिया रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी, ऐसे ही जैसे कि निर्गुंडी सोरस में धातु को पिघला करके डाला जा रहा है। बस इसमें क्या लेना है, निर्गुंडी सोरस की जगह हम चूर्णोदक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी वही 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, नाग धातु का शोधन हो जाएगा। अब है नाग धातु का मारण कैसे करेंगे, यानी कि इससे हम भस्म कैसे बनाएंगे। तो जो शोधित की हुई जो नाग है, यानी कि जो शुद्ध नाग है, इसको हम एक लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और क्या करेंगे, चूल्हे पर चढ़ा देंगे। चढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगी क्योंकि शीघ्रता से द्रवित हो जाती है। फिर जैसे ही जब ये पिघल जाए तो इस पिघली हुई जो नाग धातु है इसके अंदर जो मने शिला होता है, मने शिला को क्या करना है, चूर्ण करके, यानी कि चूर्णित जो मने शिला है उसको थोड़ा थोड़ा करके क्या है, इस पिघली हुई नाग धातु के अंदर मिलाते जाते हैं और कलछी से चलाते जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी कि हम किसी चीज का जब चूर्ण डालते हैं उसके ऊपर तो उसको हम आवाक कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मनशिले के चूर्ण को हम लेड धातु में ऊपर से धीरे धीरे डालते हैं और कलछी से चलाते रहते हैं। और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो नाग जो धातु है वो क्या है, भस्म रूप में ना आ जाए। तो ये इस तरीके से क्या है, नाग भस्म तैयार होती है। अब ये जब अपने आप ठंडी हो जाए, यानी कि जब श्वांक्षित हो गए, तो इस श्वांक्षित होने पर इस भस्म को हम कढ़ाई में से निकाल करके इसमें क्या करना है, समभाग मात्रा में अब हमें इसमें गंधक मिलाना है और किसकी, नींबू सोरस की भावना देनी है। नाग भस्म हो गई, समभाग मात्रा में गंधक और नींबू सोरस की भावना दे करके क्या करना है, इसकी चक्रिका और टिकिया बना लेंगे। फिर अब आगे की प्रोसेस, इसको क्या करना है, सराव संपुट करना है और सराव संपुट करके क्या है, कुक्कुट की अग्नि में क्या 3 बार पुट देने से क्या है, उत्तम वर्ण की नाग भस्म प्राप्त हो जाती है। तो फिर से एक बार, नाग धातु है, शुद्ध की हुई नाग धातु को एक कढ़ाई में लेना है। इस कढ़ाई में लेकर के उसको पिघला लेते हैं। जब पिघल जाती है तो पिघलने पर इस पे मने शिला के चूर्ण को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं और कलछी से चलाते जाते हैं। तब तक चलाते हैं जब तक कि ये भस्म रूप में ना आ जाए। जब भस्म रूप में आ जाएगी इसको ठंडा होने देंगे। फिर इस ठंडी हुई नाग भस्म को समभाग मात्रा में गंधक मिला करके और नींबू सोरस की भावना देकर के मर्दन करेंगे। फिर इसमें टिकिया बना लेंगे। फिर सराव संपुट करके कुक्कुट पुट की अग्नि में पाक करेंगे। तो इस तरीके से फिर जो भस्म मिलेगी उसको फिर से समभाग गंधक और नींबू सोरस की जो भावना देकर के चक्रिका बनाएंगे और फिर से क्या है, पुट देंगे। तो इस तरीके से क्या है, 3 बार पुट देने से जो नाग भस्म होती है वो बन करके तैयार हो जाती है। तो नाग भस्म कैसी होती है, कुछ कृष्ण श्वेत वर्ण की भस्म होती है ये। अब है इसमें षष्ठी पुट नाग भस्म क्या होती है। षष्ठी पुट में क्या करते हैं, जो पिघली हुई, यानी कि वही लोहे की कढ़ाई में ले लिया हमने, जो पिघली हुई नाग है इसमें क्या करना होता है, चौथाई भाग यानी कि 1/4 भाग इमली और अश्वत्थ यानी कि पीपल बोलते हैं, पीपल को बोलते हैं। तो इमली और जो पीपल है यानी कि अश्वत्थ है उसकी छाल का चूर्ण लिया जाता है। फिर सेम यही प्रक्रिया कि उसकी छाल को यानी कि इमली का चूर्ण और अश्वत्थ यानी कि पीपल
की जो त्वक है यानी कि उसकी जो छाल है उसके चूर्ण को लेकर के थोड़ा थोड़ा करके क्या है इस पिंगलवी नाग धातु के अंदर डालते रहते हैं। और इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है ना ऊपर से डाल लाफे चलाते रहना, इसको हम जालन कहते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है जालन की प्रक्रिया होगी। डालते रहेंगे, जालन कर लेंगे, फिर क्या होगा नाग भस्म बनकर तैयार हो जाएगी। उसको ठंडा होने देंगे। फिर ठंडा होने के बाद में अब इस भस्म को क्या करना है, समान मात्रा में मनसिला मिलाना है। फिर बिजरा नींबू सोरस से या फिर कोई भी खांजी से लेकर के इसकी कुटाई करना है। ये हम बना रहे हैं षष्ठी पुट भस्म। जो पहले वाली बनाई थी ये नॉर्मल जो भस्म है वो बनाई जा रही थी, जिसमें कि हम मनसिला के चूर्ण को जिसमें कि हम क्या कर रहे थे, हड़ताल के चूर्ण को उसमें डाल करके धीरे धीरे उसमें पाक कर रहे थे। अब इसमें क्या है, हम इमली और अश्वत्थ के चूर्ण को डालते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, हम मनसिला की भावना दे करके बिजोरा नींबू से घोट करके वो कर लेंगे। फिर इसमें टिक्कियां बनाएंगे, सराव संपुट में पाक करेंगे। फिर पाक करने पर जो हमें भस्म मिलेगी स्वांशित होने पर उस भस्म का क्या 20वां भाग यानी कि 120 पार्ट जो है फिर से क्या लेना है, शुद्ध मनसिला लेनी है और नींबू सोरस लेकर के फिर से मर्दन करना है। फिर सराव संपुट में पाक करना है। तो इस प्रकार से 60 बार पुट देने से क्या है, नाग की जो निरुक्त भस्म होती है वो बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये भस्म का मानव बताया गया है। जो नाग भस्म है इसका जो वर्ण होता है कज्जल के सदृश यानी कि जितना काजल होता है वैसा रहता है, या फिर सिंदूराभ पीत वर्ण का, सिंदूर जैसे सिंदूर होता है उसका थोड़ा कुछ पीला वर्ण मिले हुए, मतलब एक तरीके से एक काजल उसका मिक्स कलर हो जाएगा। इसकी जो मात्रा है वो 1/4 से 1 रत्ती तक होती है। अनुपान के रूप में हम मधु का सेवन या फिर रोगानुसार, जैसा रोग है उसके अनुसार उसका कोई भी चूर्ण हो, सोरस हो, क्वाथ आदि है उसके साथ अनुपान का सेवन करा सकते हैं। रस में ये तिक्त और मधुर होती है और ये उष्णवीर्य भस्म होती है। गुणों की अगर बात करें तो ये गुरु है, स्निग्ध सर है। कर्मों में नाग भस्म है, ये लेखन का काम करती है, बल्य होती है, दीपन, प्रमेयगन, दृश्य, चक्षु से है, आयुष से, कांतिप्रद होती है, प्रमेय, अग्नि यानी कि विभिन्न प्रकार के विकारों को ये नाश करने वाली होती है। आम वाद में त्रिदोष नाशक, व्रण, अर्श, गुल, ग्रहणी, अतिसार आदि रोगों नाशक और मृत्यु। नाग भस्म जो है इसका जो मेन जो प्रयोग होता है वो प्रमेय में यानी कि मधुमेह में या डायबिटीज के रोगों में इसका दिया जाता है। ये नाग भस्म जो होती है स्वेद आदि शरीर में होने वाले जैसे मूत्र है या रक्त श्राव होती है उनको कम, एक तरीके से क्या होती है श्राव रोधक होती है, मतलब उनको श्राव का भी कम करती है। इसलिए क्या है डायबिटीज में इसको दिया जाता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या है यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको करने के लिए क्या है कंट्रोल करने के लिए या मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए ही नाग भस्म का सेवन किया जाता है। अब क्या है, अगर अपक्व रूप में नाग भस्म का सेवन कर लिया जाए तो उससे कैसे रोग हो जाएंगे, जैसे गुल्म हो सकता है, पांडु यानी कि एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है इसके सेवन करने से, क्योंकि किडनी पर लोड पड़ेगा तो पर में अग्निमंथ हो सकता है, शोथ है, भगंधर है आदि रोग इससे उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या है अपक्व रूप में सेवन नहीं करना है। अगर बाई चांस अपक्व रूप में सेवन कर लिया जाए तो इसकी शांति के लिए क्या करेंगे, इसमें स्वर्ण भस्म और हरित की चूर्ण को किसमें शर्करा के साथ में यानी कि स्वर्ण भस्म ही इसकी काट है। अगर नाग भस्म का जो दोष हो जाए तो उसमें स्वर्ण भस्म और हरित की के चूर्ण को शर्करा में मिला करके 3 दिन तक सेवन करने से क्या हो जाएगा, अपक्व नाग भस्म जन्य जो विकार हैं वो शांत हो जाएंगे। इसके जो प्रमुख योग हैं उसमें जैसे सूची का भरण रस होता है, मलभेद कारक या पेट से संबंधित विकार है। इसके अलावा त्रिभंग भस्म है जो डायबिटीज में, प्रमेय में या मूत्र संबंधी विकारों में इसका दी जाती है। निरपति बल्लभ रस होता है, ग्रहणी वगैरह में इसको देते हैं। माणिक्य रस होता है, ये रसायन की तरह काम करता है अच्छा। और गर्भपाल रस यानी कि गर्भ के लिए भी ये अच्छा यानी कि लैड अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से क्या है ये विभिन्न प्रकार के इसके योगों में रोगों में इसका काम होता है। तो लेड धातु के बारे में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।